नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। सेशन आज के इस वीडियो में हम वेरिएशन का चैप्टर 13 जो है वो करने वाले हैं, एक्सरसाइज सम्स करने वाले हैं। इसका जो बेसिक कंसेप्ट वाला जो लेक्चर है वो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाया है। उसके बाद आप इस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपको जो एक्सरसाइज सम्स आपको क्लैरिफाई हो जाए, उसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस जो चैप्टर है इसमें दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इस चैप्टर से पर्टिकुलर कुछ गिने चुने सवाल ही आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको वो कराने वाला हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हम एग्जाम में डेफिनेटली आपको मैं जो कराऊंगा उसमें से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए ताकि वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टूडेंट, आपके यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स ए एंड बी। यहाँ पर आपको ए और बी का कुछ वेरिएबल्स आपको दिया हुआ है। ए 25, 30, 45, 250 है, फिर नीचे में 10, 12, 18, 100 है। इफ़ देयर इज एनी रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी, लेट अस डिटरमाइन इट एंड राइट द वैल्यू ऑफ द वेरिएशन कांस्टेंट। हमको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि ए और बी के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो वो रिलेशन बताना है, ठीक है। फिर आपको बोला है कि जो वेरिएशन कांस्टेंट है उसका हमको यहाँ पर वैल्यू बताना है, ठीक है ना। और ये आपको चार्ट दिया हुआ, आप देख सकते हैं चार्ट में ए = 25 से 30 से 45 से 250 है। तो देखिए पहले 25, फिर 30, फिर 45, फिर 250। तो यहाँ पर ए पहले बढ़ रहा है, यहाँ पर 25 छोटा है, 30 बड़ा है, उससे बड़ा 45, उससे बड़ा 250। तो ए बढ़ रहा है धीरे से, ठीक है ना। छोटा बड़ा 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 ऐसे करके बढ़ रहा है। तो ए इंक्रीजिंग फैक्टर में और बी जो है बी भी आपका देखिए इंक्रीजिंग फैक्टर में, ठीक है ना। अगर ए बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बी भी अपना बढ़ा रहा है वेरिएबल्स को। अगर उल्टा देखें इधर से, ठीक है ना, इस साइड से देखें तो अगर ए से यदि हम पीछे आते हैं यहाँ से तो ए घट रहा है और बी देखिए बी भी यहाँ पर घटते जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये पता चलेगा यदि ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है और यदि ए घट रहा है तो बी भी घट रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये समझिए, आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है कि इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं, अगर है तो क्या वो बताना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर वेरिएशन कांस्टेंट निकालना है, ठीक है ना, ए और बी का, ठीक है। सो क्वेश्चन में सॉल्व करने के आपको यहाँ पर पहले गिवन लिख लेना है, फिर उसके बाद आपको इस तरह चार्ट बना लेना है जो आपको बुक में गिवन है। सो स्टूडेंट, चार्ट बनाने के बाद आपको लिखना है वी सी इन द गिवन टेबल एज द वैल्यू ऑफ ए इंक्रीज और डिक्रीजेस द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ बी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वही जो मैंने आपको पहले बताया वही आपको यहाँ पर लिख देना है स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है ना, कि अगर ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है और उसी तरह यदि अगर ए इंक्रीज करे तो बी भी, अगर ए को इंक्रीज करेंगे तो बी भी इंक्रीज करेगा। ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना स्टूडेंट। फिर आपको यहाँ पर लिखना है अगेन लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखिए A/B इक्वल टू, ये जो फैक्टर आपको यहाँ पर दिए हुए वो फैक्टर आपको यहाँ पर लिखना है 25/10 इक्वल टू 30/12 इक्वल टू 45/18। अभी आपको ये समझ में आ जाए कि हम इन सब के बीच में इक्वल टू का सिंबल क्यों दे रहे हैं, आपको अभी ये समझ में आ जाएगा। देखिए आप इसको यदि कैंसिल करेगा कितना आएगा, 5 5 × 25 और नीचे में 2, इसको कैंसिल करेगा 3 10 × 30, 3 4 × 12, 2 5 × 10, 2 2 × 4, इसे करेगा 9 5 × 45, 9 2 × 18, इसको करेगा ये 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 5 × 25, 5 2 × 10। अब देखिए सबका वैल्यू जो है वो 5/2, इसका 5/2 है, इसका 5/2, इसका 5/2, इसका 5/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5/2। सारा का वैल्यू 5/2 आ रहा था इसलिए हमने इसको इक्वल टू के फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। और एक और फैक्टर है कि अब जिसे कैसे समझिए कि इक्वल टू लिखे कि नहीं लिखे एग्जाम के समय। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि ए के साथ बी भी इंक्रीज कर रहा है या फिर ए के साथ बी भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, अगर दोनों सेम ऑर्डर में, यानी कि देखिए ए भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप इक्वल टू देकर लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए ए भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और बी भी ए इंक्रीजिंग में और बी डिक्रीजिंग में तो इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपको करना है। ओके, अभी तो हमने यहाँ पर निकाला है A/B के बीच में जो वैल्यू हमने निकाला है 5/2 निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं डैट इज A = 5/2 इंटू बी। ये जो बी है इसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जस्ट किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें निकालते A = 5/2 इंटू बी। अभी आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए आपको ये पता होगा स्टूडेंट कि ये यहाँ पर इक्वल टू है, ये कांस्टेंट है। तो इक्वल टू कांस्टेंट को हटाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट को हटाकर हम लिख सकते हैं हेयर A प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है ना। A प्रोपोर्शनल टू B कैसे आया, ये इक्वल टू और ये कांस्टेंट को हटाकर हम प्रोपोर्शनल का साइन लिख दिया हेयर A प्रोपोर्शनल टू B एंड हेयर वैल्यू
ऑफ वेरिएशन कांस्टेंट इज 5/2। ओके, यहाँ पर आपको जो वेरिएशन का जो कांस्टेंट है वो आपको निकल के कितना आ गया, 5/2 निकल के आया। ठीक है, सारे में देख सकते हैं 5/2, तो ये मेरा आपका वेरिएशन कांस्टेंट आपका निकल के आ गया। ए प्रोपोर्शनल बी का वेरिएशन कांस्टेंट क्या निकल के आ गया, 5/2। ओके, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बोला था क्वेश्चन में कि रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी, रिलेशन निकालना था और क्या निकालना था, वेरिएशन कांस्टेंट निकाला। तो हमने वेरिएशन कांस्टेंट निकाल चुका है, हमको इसका रिलेशन निकालना है। ठीक है ना। सो स्टूडेंट, आपको ए और बी का रिलेशन के लिए क्वेश्चन लिखने से आपको यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर द वैल्यू ऑफ वेरिएशन कांस्टेंट दैट इज फॉर वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ बी ऑल्सो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख ही चुके हैं कि अगर ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है, तो इन दोनों का रिलेशन भी आपको यही लिखना है यहाँ पर। ठीक है ना, कि अगर ए यदि बढ़ रहा है तो बी भी उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बस ये आपका इस सवाल यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। अगर आपको दोस्तों इन सब क्वेश्चन का आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा, आपको सारे सवाल का पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल होकर मिल जाएगा। देखिए, इस चैप्टर में ना काफ़ी सारे क्वेश्चन है, पर उतने सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते नहीं है। हालांकि देखिए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ये मुझे पता है, पर जो वेरिएशन चैप्टर है ना, इस चैप्टर से मैक्सिमम बहुत कम ही चांसेस है, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो जो गिने चुने जो सवाल है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो मैंने टेस्ट पेपर में देखा है, छाट के मैंने क्वेश्चन को निकाला गया है कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गए। करीबन 10 साल का पेपर मैंने निकाल के सॉल्व करके निकाला है कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, उन सब टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको बोर्ड्स भी अब सामने आ चुका है और यहाँ भी पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट कि हम यहाँ पर सारे सवाल को कर पाए। ठीक है ना, करीबन इसमें 15 से 16 क्वेश्चन दिए, जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 करके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन को करेंगे, लिमिटेड क्वेश्चन को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, और उस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसको आप खुद से बनाने की कोशिश करेगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो टेलीग्राम ग्रुप में आकर मैसेज करेगा, हम आपको उसका यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पर करने वाले 4 का 1 नंबर। अगर आप बोलेंगे सर आपने तो 3 क्वेश्चन ये 3 का 3 आपने छोड़ दिया, तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें से काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चन आता है और काफ़ी गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 का जो 1 है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और स्टूडेंट मैथ्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर हमारा एक अलग से एक वीडियो हमने इसके ऊपर बनाकर डाल के चैनल में हमारे पास अपलोडेड है। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर सम्स को सॉल्व करते हैं। 4 का 1 को, y वेरीज डायरेक्टली विथ स्क्वायर रूट ऑफ x एंड y इक्वल टू 9 व्हेन x इक्वल टू 9, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इक्वल टू 6। यहाँ पर आपको बोला है y वेरी डायरेक्टली विथ स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है ना, तो y जो डायरेक्टली स्क्वायर रूट को वेरी करता है, x एंड y इक्वल टू यहाँ पर अगर 9 हो तो x का जो वैल्यू वो 9 हो जाएगा। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 6। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन आपको बोला गया है y वेरी डायरेक्टली विद स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी कि y जो है डायरेक्टली वेरी कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ। ओके, और यहाँ पर ये x क्या है, x जो है यहाँ पर आपका मैं लिख दे रहा हूँ y इक्वल टू k रूट x वेयर x इक्वल टू k इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अभी देखिए यहाँ पर था y डायरेक्टली वेरिएबल टू रूट एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने लिखा है, हमने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू k रूट एक्स। अभी देखिए ये जो यहाँ पर वेरी कर रहा था, डायरेक्टली जो वेरी कर रहा था, तो उसके यहाँ पर ये प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शन को साइन को हमने यहाँ हटाकर यहाँ पर लिखा इक्वल टू k। यहाँ पर हमने क्यों लिखा, सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, प्रोपोर्शन को हटाकर हम लोग इक्वल टू एक कांस्टेंट लिखते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट हमने लिया है k को, तो y इक्वल टू k रूट एक्स। ओके, अब यहाँ पर जो k है, k आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है ना, अभी देखिए आपको क्वेश्चन में बोला गया है y इक्वल टू 9 है और x इक्वल टू भी 9 है। ठीक है ना, तो अगर हम ये y इक्वल टू 9 और ये x इक्वल टू 9 का जो वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में यदि हम पुट करते हैं तो यहाँ से हमको k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए किस तरह, y इक्वल टू 9 बोला गया है और k रूट ओवर x है, x का वैल्यू कितना 9 है। ठीक है, अभी आपको यहाँ से क्या निकलेगा वैल्यू, 9 इक्वल टू k और रूट 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 3 से ये 9 कटेगा 3 टर्म्स में, यहाँ से आपको k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आपको मिल गया 3। ओके, तो यहाँ से आपको k का वैल्यू मिल चुका है।
अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 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 y इक्वल टू 6 हो तो x इक्वल टू कितना होगा, ठीक ना। तो इसी इक्वेशन में हम y का वैल्यू अगर यहाँ पर 6 बैठाते हैं, ठीक है ना, 6 बैठाते हैं और k का वैल्यू 3 लिखते हैं, ठीक है, और रूट x, ओके। तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कितना, ये हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 4 इक्वल टू एक्स। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल गया 4। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा अगर y इक्वल टू 6 हो तो x इक्वल टू 4 होगा। तो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4, ठीक है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा x का वैल्यू 4, ठीक है। ये वो आपका सेकंड नंबर सम्स का सॉल्यूशन, ओके। अब हम बढ़ते हैं 5 का 1 नंबर सम से। यहाँ पर आपको लिखा इफ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लेट अस शो दैट x प्लस वाई प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई, ओके। सो देखिए स्टूडेंट 5 का 1 नंबर, ओके। यहाँ पर आपको बोला गया इफ x प्रोपोर्शनल टू y then let us show that x plus y is directly proportional to x minus y, ठीक है ना। अब देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। हम यहाँ पर आप लिखते हैं गिवन, हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको दिया है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू के वाई, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल का साइन को डालकर हमने यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू के। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में इसको हम क्या करते हैं, ये y को हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है ना। x बाई वाई कर लेते हैं इक्वल टू के रख लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम जो फॉर्मूला एक यहाँ पर हम एक ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। उस ट्रिक का नाम है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो इसको लगाने से क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1। देखिए के के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते हैं। और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में आपको पता ही होगा जो भी टर्म नीचे में है उससे हम एक बार प्लस करेंगे और नीचे में एक बार उससे माइनस करेंगे, ठीक है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, ठीक है ना। अभी देखिए अभी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, अब यहाँ पर ये k प्लस 1 और k माइनस 1 को हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं m, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि लेट k प्लस 1 और k माइनस 1 इक्वल टू m। और हाँ स्टूडेंट एक चीज़ और, यहाँ पर जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और जब यहाँ पर लिखेंगे आप इक्वल टू के, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेयर k इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट। ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो अब आपका अब देखिए अब यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पर हमने क्या किया, इस x माइनस वाई को यहाँ पर हमने इंटू कर दिया। अभी आप देखिए यहाँ पर था x प्रोपोर्शनल y, तो हमने क्या कर दिया x इक्वल टू के वाई कर दिया। यहाँ पर भी ठीक उसी तरह देखिए, यदि इसको यदि वापस जाते हैं पिछले इस स्टेज में जाते हैं वापस, तो इक्वल टू और के को हटा के हम प्रोपोर्शनल का साइन लिख सकते हैं। तो की क्या है, कि ये आपका एक कांस्टेंट है और ये इक्वल टू है, तो यहाँ पर भी ठीक ये इक्वल टू है और ये m क्या है, m एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो पूरा कांस्टेंट टर्म था इस कांस्टेंट टर्म को हमने यहाँ पर m लेट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इक्वल टू और एक कांस्टेंट है, तो हम इक्वल टू कांस्टेंट को हटाकर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई, ओके। और यही चीज़ आपको प्रूफ भी करना था, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा हैंस प्रूफ्ड, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। 5 का 2 में आपको लिखा है स्टूडेंट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c कॉमा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b लेट अस शो दैट ए प्रोपोर्शनल टू b, ओके। तो पहले आपको यहाँ पर लिखना है गिवन, क्वेश्चन आपको क्या दिया पहले आप उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन आपको दिया है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c एंड सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, ओके। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन
एस ए इक्वल टू के 1/c। के कैसे आया? इस प्रोपोर्शनल को हटाकर मैंने आपको पहले बताया, इस प्रोपोर्शनल को हटाकर हम इक्वल टू एक कांस्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है। एंड सी, सॉरी यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन है, सी इक्वल टू m1/b। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा वेयर के एंड m आर कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर के और m क्या है? के और m एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या आ गया? k1/c और c इक्वल टू क्या आएगा? m1/b आ गया। ओके, अभी देखिए, अभी हम इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ से यदि हम c का वैल्यू निकालना चाहें तो c का वैल्यू क्या निकलेगा? c का वैल्यू निकलेगा c इक्वल टू k1/a, ठीक है। ये c को यहाँ लेगा और ये a को नीचे लेकर आ गया। ठीक उसी तरह यहाँ से यदि हम b का वैल्यू निकालना चाहें, ओके, या फिर हम b को निकालते नहीं, b का दरकार नहीं पड़ेगा, c को एज इट इज़ लिख देते हैं m1/b। ओके, अभी देखिए, अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको लिखेंगे k/a इक्वल टू m/b। अभी देखिए ये कैसे आया। सो आप देख सकते हो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर a को, इस a इक्वल टू k1/c को हमने c के फॉर्म में चेंज किया, तो क्या आ गया? c इक्वल टू k1/a, ठीक है ना। तो ये भी c हो गया और ये भी c हो गया। अब इसको यदि हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने से क्या आएगा? k1/a यानी कि k/a इक्वल टू m1/b यानी कि m/b, ठीक है। अब इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करने का मतलब कि इसको हम उलट देते हैं, ठीक है ना। देखिए a/k इक्वल टू b/m। ओके, इसको हमने चेंज कर दिया दोनों तरफ से। अभी हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? a इक्वल टू k इंटू b/m लिख सकते हैं, ठीक है। ये k को यहाँ पर हमने इंटू कर दिया। अब आप देखिए, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो k/m है, a इक्वल टू k/m है, k/m आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। आपको पता होगा, देखिए k और m क्या है? k और a कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम a इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वेयर k/m इज कांस्टेंट, लेट k/m इक्वल टू l, ठीक है ना। तो k/m को हमने यहाँ पर l ले लिया, l इंटू b हो गया। अब आपको पता है k/m भी कांस्टेंट, और ये k/m अगर कांस्टेंट है तो इक्वल टू में l लिया, l भी एक कांस्टेंट ही है। तो आपको पता होगा a इक्वल टू कांस्टेंट इंटू b, यानी कि ये इक्वल टू और ये कांस्टेंट को हटाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्रोपोर्शनल टू b लिख सकते हैं। ओके, a प्रोपोर्शनल टू हमने यहाँ पर b लिख दिया, ये इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाकर हमने यहाँ पर a प्रोपोर्शनल टू b लिख दिया, ठीक है। और यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ भी करना था, देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन में भी देखिए, आपको ये प्रूफ करना था कि a प्रोपोर्शनल टू 1/c और c प्रोपोर्शनल टू 1/b। तो हमें यहाँ पर क्या शो करना था? a प्रोपोर्शनल टू b हमें यहाँ पर शो करना था, और वही चीज़ हमने यहाँ पर शो कर दिया, a प्रोपोर्शनल टू 1/b, ठीक है ना। देखिए सवाल को फिर से ध्यान से देख लीजिए कैसे और क्या हुआ है। देखिए, हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन में गिवन था a प्रोपोर्शनल टू 1/c और c प्रोपोर्शनल टू 1/b। इट कैन बी रिटन एज a इक्वल टू k1/c। इस प्रोपोर्शनल को हटाकर हमने यहाँ पर कांस्टेंट को ऐड किया, यहाँ पर भी इस प्रोपोर्शनल को हटाकर हमने यहाँ पर कांस्टेंट को लेकर आया m। दो अलग अलग कांस्टेंट लिया, एक लिए k और एक लिए m, ठीक है। हमें यहाँ पर c पता a दिया था और c का a का वैल्यू है और c का वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमने इस a को c के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट किया? ताकि हम इन दोनों को इक्वेट कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर b था और यहाँ पर c था और यहाँ पर भी c था, इसलिए यहाँ पर दो वैल्यू c का था, इसलिए हमने यहाँ पर इस a को c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। c इक्वल टू क्या हो गया? k1/a और यहाँ पर c इक्वल टू क्या हो गया? m1/b। अब इन दोनों को जब हमने इक्वेट किया तो क्या हो गया? k/a, ये k इंटू 1/a क्या हो जाएगा? k/a, और ये m इंटू 1/b क्या हो गया? m/b, ठीक है। अभी यहाँ से हमने इसको चेंज कर दिया, ऊपर वाले को नीचे कर दिया, नीचे वाले को ऊपर कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a/k होगा, और ये आपका इसको चेंज करते क्या होगा? b/m हो गया। ओके, यहाँ पर a इक्वल टू ये k को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? k इंटू b/m हो गया। अभी आपको ये पता होगा कि k/m जो है हमने यहाँ पर कांस्टेंट के फॉर्म में लिया है। तो k/m क्या है? k/m आपका कांस्टेंट है इंटू b, और ये k/m को हमने यहाँ पर l लेट कर लिया। तो l क्या हो गया? a इक्वल टू l इंटू b। अब ये इक्वल टू l क्या है? ये इसको हम चेंज कर प्रोपोर्शनल का साइन लिख सकते हो। तो ये मेरा क्या हो गया प्रूफ? a इक्वल टू b।
तो यहाँ से आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड। ओके, हैंस प्रूफ्ड। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज करिए। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम में मैसेज करें, आपको हम सारे डाउट्स आपको क्लियर कर देंगे। ओके, और उम्मीद करते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हम बहुत जल्द अपलोड कर दें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।